नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के साथ बज चुके हैं, वक्त है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे वैश्विक महाशक्ति बनते नए भारत की। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत के सामने नतमस्तक होती दुनिया की। 23 अगस्त को जैसे ही इसरो के चंद्रयान ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की, पूरा भारत उत्सव में डूब गया। दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तानी भारत माता की जय का उद्घोष करने लगे। भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी नहीं कर पाए। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में भी नए भारत की नई शक्ति दिखाई दी। ब्रिक्स सम्मेलन में चंद्रयान 3 की भारत की उपलब्धि का उत्सव मनाया गया। एक समय जिस भारत को दुनिया कमजोर नजरों से देखती थी, आज दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी एजेंसियां गुणगान कर रही हैं, भारत के साथ काम करना चाहती हैं। एक समय न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने भारत के अंतरिक्ष मिशन और इसरो का मजाक बनाया था। आज वही विदेशी मीडिया इसरो के आगे नतमस्तक है और भारत की उपलब्धि को वैश्विक उपलब्धि बता रहा है। दुनिया में भारत का बढ़ता दबदबा यह बताने के लिए काफी है कि अब नया भारत दुनिया का पिछलग्गू बनकर चलने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। अब नासा जैसी एजेंसी भी भारत के इसरो के साथ काम करना चाहती हैं और इसरो का गुणगान कर रही हैं। धरती से आसमान तक इस समय भारतवर्ष की जय जयकार हो रही है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या चंद्रयान 3 की सफलता अंतरिक्ष में भारत को महाशक्ति बनाएगी? क्या ब्रिक्स और G20 जैसे सम्मेलन का केंद्र अब भारत बनता जा रहा है? क्या पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक शक्ति बढ़ रही है? और सवाल यह भी है कि क्या चंद्रयान 3 जैसी बड़ी सफलता पर राजनीति होना सही है? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हमारे करीबी सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला है स्पेस के क्षेत्र में सहयोग। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं।
मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। मेरा चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। ब्रिक्स के 5 देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हम इनके संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा 5वां सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं? तो धरती से लेकर आसमान तक किस तरीके से भारत की जो धाक है वो लगातार बढ़ रही है, भारत की ताकत बढ़ रही है। और भारत की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जो भारत की धाक को दर्शाती है। दूसरा ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रति कितने निष्ठावान हैं, किस तरीके से ईमानदार हैं और किस तरीके से जो देशभक्ति है वो उनके अंदर कूट कूट कर भरी है। ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये ब्रिक्स समिट की तस्वीर है। और इस तस्वीर को देखिए, आप इसको समझने का प्रयास करिए और अगर समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इसमें आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं और उनके साथ जो आप देख पा रहे हैं वो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा, सिरिल रामफोसा इनका पूरा नाम है। और ये दोनों वहां पर मौजूद थे। आपको याद होगा कि अपने राष्ट्र को दर्शाने के लिए पीछे ध्वज जो है वो लगा रहता है, झंडा जो है वो लगा रहता है हर देश का। कुछ ऐसा ही यहां पर था, लेकिन किसी कारणवश ये दोनों ध्वज, जिसमें दक्षिण अफ्रीका का भी ध्वज था और भारत का भी राष्ट्रीय ध्वज था, भारत का तिरंगा भी वहां पर था, वो किसी तरीके से गिर जाता है। लेकिन जैसे पीएम मोदी को इस बारे में जानकारी मिलती है, पीएम मोदी पीछे मुड़ते हैं और इसको उठा लेते हैं। हालांकि जो उनके साथ मौजूद रहते हैं, यानी कि जो रामफोसा जो हैं, उनको इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर पीएम मोदी ये झुककर क्या कर रहे हैं, वो क्या उठा रहे हैं। हालांकि जैसे वो पीछे मुड़ते हैं, बाद में उनको भी पता चलता है कि उनके देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी नीचे गिरा हुआ है। और पहले पीएम मोदी उसको उठाते हैं, उसको उठाने के बाद अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। उसके बाद रामफोसा को भी आप देख रहे हैं, वो भी उनका जो राष्ट्रीय ध्वज है वो उसको उठाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये यहां पर हम आपको बताते हैं। दोनों में फर्क यह है कि पीएम मोदी अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उठाकर अपनी पॉकेट में रखते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। लेकिन रामफोसा जो है, वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनको वो पकड़ा देते हैं, यानी कि उन्हीं के देश का कोई जो प्रतिनिधि है वो वहां पर मौजूद रहता है, वो उसको पकड़ा देते हैं। लेकिन पीएम मोदी का देखिए, तिरंगे के प्रति उनका भाव, उनकी भक्ति, उनका सम्मान देखिए कि वो उसको अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। और जब उनसे वो मांग करते हैं कि आप भी मुझे अपना ये ध्वज दे दीजिए, तो पीएम मोदी देने से साफ इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। एक और तस्वीर आपको हम जल्दी से दिखाते हैं, क्योंकि डिबेट भी करनी है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जो दुनिया में बढ़ती भारत की धाक, ताकत, उसको देखने के लिए काफ़ी है। और ये जो तस्वीरें हैं ये तो कल से ही न केवल देश में देखी जा रही हैं बल्कि दुनिया भर में देखी जा रही हैं। और दुनिया आज भारत की किस तरीके से तारीफ कर रही है हम सभी जानते हैं। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया वो वाकई में एक ऐसा कारनामा जो कोई नहीं कर सका, वो उन्होंने कर दिखाया। तो सवाल यही है कि दुनिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत अपना परचम लहरा रहा है, चाहे वो धरती की बात करें या फिर आसमान की बात करें। धरती से लेकर आसमान तक आज जय हो की गूंज सुनाई दे रही है। और भारत दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ रहा है, अपना परचम लहरा रहा है, भगवा ध्वज लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे हम दोनों को लेकर करेंगे, यानी कि चंद्रयान 3 की जो कामयाबी है उसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स समिट भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ब्रिक्स समिट में जब चंद्रयान 3 ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की, इसरो ने ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, उसके बाद
पूरी दुनिया यही बोल रही है कि अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अभूतपूर्व, अद्वितीय। यानी ये शब्द जो हैं न केवल देश में बोले जा रहे हैं बल्कि दुनिया भर में बोले जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो कर दिखाया है वो कोई नहीं कर पाया। हालांकि रूस ने कोशिश की थी, ये कल भी हमने आपको बताया था कि रूस ने भारत से कुछ दिन पहले, क्योंकि रूस ये चाहता था, रूस को लगता था कि वो भारत इतिहास रचे उससे पहले वो इतिहास रच दें। यानी कि वो चाहता था कि भारत अगर कोई ऐसा कारनामा, एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाता उससे पहले हम ऐसा कर दें, लेकिन रूस को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जल्दबाजी में जो उसने फैसला लिया वो उसको भारी पड़ गया। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका, और लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर करके दिखा दिया और दुनिया में अपना परचम लहरा दिया, भगवा ध्वज लहरा दिया चंद्रमा के ऊपर। चलिए चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खिमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है कांग्रेस की ओर से रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इसके साथ ही हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और आपसे कुछ ही देर के बाद विनय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि अंतरिक्ष के जानकार हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन मैं आप ही के पास आता हूं दिलीप जी सबसे पहले, क्योंकि देखिए राजनीति की बात हम करेंगे और बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि इसमें राजनीति की बात कम हो और जो महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे तमाम दर्शक जिसको जानना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर भारत ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसके मायने क्या हैं। हालांकि ये कल से हम बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ब्रिक्स समिट में हम देख रहे हैं अब दुनिया के जो तमाम देश हैं किस तरीके से भारत के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक, हमारे देश की धाक किस तरीके से बढ़ रही है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या अब ये माना जाए कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हम पहले देखते थे, जो बड़े बड़े देश हैं दुनिया के, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, ये लोग पहले हमारे साथ नेगोशिएट करते थे, लेकिन क्या अब हम उस स्थिति में आ गए कि अब हम नेगोशिएट इनसे कर पाएंगे कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई कामयाबी आपको हासिल करनी है, आप चाहते हैं तो आप आइए हमारे साथ बातचीत करिए, भारत आपकी मदद के लिए तैयार है। विनय जी। अमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल की जो सफलता है भारत की, माफ कीजिएगा, हाँ दिलीप जी, जी आप मुझसे ही पूछ रहे हैं ना? हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ दिलीप जी बोलिए आप। हाँ अमित जी, मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जो भारत ने सफलता हासिल करी है, पहली बार साउथ पोल पर लैंडिंग करके, वैसे तो हम चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाले चौथे देश हैं, लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले हम पहली कंट्री हैं। तो नो डाउट कि भारत ने इतिहास रचा है, और जिस तरीके से चंद्रमा की गोद में कल भारत की सफलता उतरी है, वो सफलता पूरे विश्व ने देखी है और सराहा भी है। यहाँ तक कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान ने भी इस बात को सराहा है। और इस चीज में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय ही नहीं है। ये इस देश के वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान है, इसमें किसी राजनेता का योगदान नहीं है। पूरे देश के टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। जो 600 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है वो इस देश के टैक्स पेयर का कंट्रीब्यूशन है, और हमारे वैज्ञानिकों की जो दिन रात 24 घंटे की मेहनत थी, वो मेहनत चंद्रमा पे जाकर के चमकती हुई दिखाई दी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। और यस, अब अगर स्पेस को लेकर के कहीं कोई बात होगी तो भारत उस पोजीशन में है कि बाकी कंट्री से नेगोशिएट कर पाए, बल्कि उनके बराबर क्या, उनके आगे की श्रेणी में खड़ा हो पाए। और स्पेस को लेकर के, स्पेस लॉ को लेकर के बहुत सालों से बात चल रही है। अब चूंकि स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भारत भी पहुंच चुका है, तो अब स्पेस लॉ को इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कस होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में वहां भी टेरिटरी डिसाइड करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब हम भारत चौथा कंट्री है, फिर कोई पांचवा कंट्री एक्सप्लोर करेगा, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। तो अब स्पेस लॉ भी बन जाना चाहिए। और जो ब्रिक्स की आपने बात करी, ब्रिक्स में जो मोदी जी का झंडा उठाने का योगदान आपने दिखाया क्या है, और भारतीय संविधान में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, वो फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है। और चूंकि प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट के हेड होते हैं, तो गवर्नमेंट का हेड होने के नाते ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है
कि अगर उस झंडे को सम्मानित तरीके से नहीं रखा गया है तो जी। उसको सम्मान देते हुए वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाखूबी किया। नहीं, और बिल्कुल। और विदेशों दिलीप जी में ये सारी इसको बातें दर्शाती जी, हैं कि जी। हमें अपने देश से, अपने देश के ध्वज से कितना ज्यादा प्रेम है। और अगर आप अपने देश और अपने ध्वज का प्रेम विदेश में जाके दिखाते हैं तो ये आपकी ही इज्जत को बढ़ाता है। जी। नहीं दिलीप जी, इसका जिक्र करना, इस तस्वीर को दिखाना हम इसलिए जरूर समझते हैं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि देखिए इससे यह पता चलता है कि अब दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है। पहले हम बाकी के जो देश हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मानते हैं, जो शक्तिशाली बताते हैं, पहले ये कहा जाता था कि हम उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन अब दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है। अब देखिए ना, पीएम मोदी उस झंडे को जैसे ही उठाते हैं, रामफोसा वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको भी ये लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हुई है, वो जब देखते हैं कि मेरे देश का झंडा भी नीचे गिरा हुआ, वो उठाते हैं पीएम मोदी को देखते हुए। वो बात अलग है कि वो उसको किसी और को पकड़ा देते हैं, लेकिन पीएम मोदी उसको अपनी पॉकेट में रखते हैं कि नहीं, आप इसका हो सकता है इतना सम्मान ना कर पाए, मेरी पॉकेट में ये सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दिलीप जी करता है कि हमें अपने ध्वज का सम्मान करना है। प्लस भारत में जो मोरालिटी है वो मोरालिटी किसी और कंट्री में नहीं है, और उनकी कंट्री का संविधान उनके ऊपर ये ड्यूटी देता है कि नहीं देता है मुझे नहीं पता, पर भारत का संविधान देता है और उस संविधान की ड्यूटी का निर्वहन प्रधानमंत्री जी ने बाखूबी किया है और उनको करना भी चाहिए था। और मुझे लगता है कि इस बात पर ऑब्जेक्शन भी होना चाहिए। हो सकता है मोदी जी ने पहले ही कर दिया हो कि भारत का झंडा जमीन पे गिरा होना ही नहीं चाहिए था। अगर वो निशान के तौर पे वहां रखा गया था तो वो रखा नहीं होना चाहिए था, वो खड़ी स्थिति में होना चाहिए था, उसको लगाया जाना चाहिए था। जो डंडा होता है वो स्टेज पे गड़ा होना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर होता। ये झंडा अगर लिटा के रखा गया था तो मुझे लगता है कि भारत को इस बात पर ऑब्जेक्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो 5 कंट्रियों की समिट हो रही है वो समिट इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए हो रही है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की जो कंट्री वैल्यूज हैं उनको पूरा रेस्पेक्ट दें और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये गलती से हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर डेलिबरेटली नीचे रखा गया था तो भारत की तरफ से इस पे ऑब्जेक्शन जरूर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दिलीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। विनय जी भी हमारे साथ आ गए, विनय ठाकुर जो कि अंतरिक्ष के जानकार हैं। विनय जी आपका भी बहुत स्वागत है। विनय जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आज ब्रिक्स समिट जो हुई है और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है, यानी कि कल जो भारत ने एक इतिहास रचा, एक ऐसा इतिहास जो कोई नहीं कर सका, जो कोई नहीं रच सका, वो भारत ने रचा, उसका जिक्र आज पीएम मोदी ने किया और ये कहा कि जो ब्रिक्स के देश हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं, मैं ये अपील करता हूं कि वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हमारे साथ आएं, हमारे साथ आकर मिलकर काम करें। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैं दिलीप जी से भी जानना चाह रहा था, कि क्या ये माने कि अब हम उस कंडीशन में आ चुके हैं कि हम इसको लेकर भी, यानी कि स्पेस को लेकर भी अब हम नेगोशिएट कर सकते हैं दूसरे देशों में, दूसरे देशों से जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जो 2-3 टेक्नोलॉजियां जिनको फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी बोलते हैं या कटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें से स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आती है। तो हम सबको याद होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी राह जो है वो इतनी आसान नहीं रही। बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थी वो हमको डिनाई किया गया। जब हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हमको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया गया, अंतरराष्ट्रीय दबाव में जो रशिया हमको देना चाहता था उसको भी मना कर दिया गया। तो उसके बाद हमने खुद बनाया। फिर हम ये देखते हैं कि जो स्पेस में जो बड़े नाम थे, जो बड़ी इकोनॉमी थी, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल क्षमता थी, जैसे डेटा के मामले में थी या स्पेस इमेज के मामले में थी, उसमें हम एक ऐसी स्थिति से जब हम रिसीवर एंड पे थे, वहां से हम गिवर एंड में आए। आज हमारी जो सैटेलाइट्स के जो इमेज हैं जी, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो कई मामलों में नासा से अच्छी। आज नासा हमसे डेटा खरीदता है और यहाँ भी चंद्रमा पे हम पहुंचे हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमको डिनाई की गई थी जिसको हमने खुद डेवलप किया है जी। और आगे जो योजनाएं हैं हमारी और विश्व के अन्य स्पेस एजेंसियों की भी, नासा की, यूरोपियन स्पेस एजेंसियों की, उन सब की भी, कि जिससे इससे आगे
इससे आगे जो मंगल की बात है, इससे आगे जो मरकरी की बात है और सूर्य की बात है, इन सारे जगहों के लिए जो हमको स्टेपिंग स्टोन चाहिए, जिसमें खास करके हम देखते हैं कि जब स्पेस मिशन की बात होती है तो उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो फ्यूल एफिशिएंसी और दूसरी बात होती है नेविगेशन कंट्रोल। इन दोनों चीजों पे हमने बहुत इंडिजीनियस रिसोर्स के सहारे महारत हासिल की है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पेलोड्स, जो टेक्निकल पेलोड्स जो चंद्रयान के सहारे वहां पहुंचे, उसमें जिन चीजों का अध्ययन किया जाता है, मैं थोड़ा डाइवर्ट जो करके आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी हमारे इसरो में जो फर्स्ट रेट ब्रेन जो इंडिया के हैं वो एंट्री लेवल पे नहीं गए। एक फेसबुक में एक सज्जन ने लिखा कि आईआईटी से और इसके लोगों का पहली चॉइस नहीं थी। अभी जो इसरो को जो लोग हेड कर रहे हैं उनकी शुरुआत छोटे संस्थानों से हुई और उन्होंने महारत हासिल, चाहे वो अबुल कलाम आजाद हो चाहे और कौन। ये जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो इन्होंने विदेशों से या अन्य जगहों में या अपने संस्थानों से जो श्रेष्ठता हासिल की है वैज्ञानिकों, उनका लॉट जब इन सारे मिशनों से जो गौरव हमारे पास हासिल हुआ है, तो वो क्या धमाल करेंगे। आज हमने 615 करोड़ की छोटी लागत के सहारे दुनिया के तमाम बड़ी एजेंसी को माप दिया, और इसमें हमारा ज्ञान का, हमारे धीरज का और लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल। अभिनय जी, मैं इस बात से, भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए कि रूस ने जो लूला 25 जो लॉन्च किया था, उसके बाद उसको लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो क्रैश हो गया। उसकी आप देखिए उसमें जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 1600 करोड़ से ज़्यादा की, लेकिन हमारा आप देखिए 915 करोड़, मात्र 915 करोड़ का ये खर्चा आया है। तो बाकी के जो देश हैं ये भी तो जानना चाहेंगे कि भाई आप इतनी कम कीमत में किस तरीके से आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ये भी अपना एक बहुत बड़ी बात है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन रत्नाकर जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। कल पूरा देश एकजुट दिखाई दिया, बिल्कुल एक सूत्र में ऐसा लगा कि बिल्कुल भारत जो है वो वाकई में कल हमें लगा कि एकजुट है। पूरा भारत ये चाहता है, पूरा देश ये चाहता है, पूरे देशवासी ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो नई ऊंचाइयों को छुए और वो चंद्रमा पर भी पहुंचे, और ऐसा हो भी चुका है। लेकिन इस पर जो राजनीति की जा रही है, आपको लगता है ये ठीक है? कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से, खासतौर पर राहुल गांधी की ओर से जो ट्वीट किया गया, उसमें वो नेहरू का जिक्र करते नजर आए, उनकी तस्वीर उसमें लगी थी, उसमें वो बता रहे थे कि इसरो की स्थापना किसने की थी, किस मकसद से की थी। तो ये सब बताने की क्या जरूरत थी? आप बीजेपी के ट्वीट देखिए, सिर्फ मात्र एक लाइन में उसमें लिखा था थैंक्स टू इसरो, और बाकी चीजें आपने पढ़ा होगा, सब देखा होगा। तो मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी इस पर राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन राजनीति अगर बीजेपी करे या फिर आप करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देशवासी मुझे नहीं लगता है कि इस बात को लेकर सहमत होंगे और वो इसको पसंद करेंगे। हमें जी देखिए, अगर गांव घर में या परिवार में कोई लड़का अच्छा काम करता है, उम्दा काम करता है, बेमिसाल काम करता है परिवार में, तो उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ कहाँ से सहयोग मिला उसको, ये सारी बातें जो है निश्चित रूप से चर्चा का विषय होती हैं और जो हम लोग नॉर्मली चर्चा करते हैं। तो अगर इसरो के वैज्ञानिकों ने ये बेमिसाल काम किया, जो देश को गौरवान्वित करने का काम किया, 140 करोड़ जो लोग दुआ मांग रहे थे शाम से ही, और ये प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा ये अभियान सफल हो, तो ईश्वर ने सबकी फरियाद सुनी और सफलता जो है दिया इसरो के वैज्ञानिकों को, और सारे लोगों को गौरवान्वित करने का काम इसरो के वैज्ञानिकों ने किया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर इसरो की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसके बारे में भी लोगों को, आज की पीढ़ियां जो है उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि 1962 में नेहरू जी जो दूरदर्शिता लेकर चले थे कि हम जो है एक ऐसा अनुसंधान बनाएं जिससे कि हम स्पेस में जाकर के भी अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सके। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी इस तरह की चीजों में आइए और अपने देश का नाम रोशन करिए और गौरवान्वित करने का काम करिए। तो कोई भी ट्वीट होता है, बीजेपी इसका क्रेडिट नहीं। रत्नाकर जी, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसका क्रेडिट ना ले जाए, इसलिए आपने ये बताना जरूरी समझा कि इसरो की स्थापना किसने की, नेहरू जी ने क्या किया, बाकी चीजें जो आप बता रहे थे, तो इसका मतलब ये क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है। अगर देश कोई उपलब्धि हासिल कर रहा है,
एक अभूतपूर्व कोई काम कर रहा है, उसमें भी क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है। यानी कि सियासतदानों को अपनी सियासी रोटियां सेकनी है, कैसे भी उनको मौका मिले, बस उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है। किसको मिलेगा ये बताइए। होमी भाभा ने जब शुरू किया था इसरो, जी, क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, क्रेडिट हमारे देश के आज के वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम को मिलना चाहिए। तो हमने तो क्रेडिट सबको दिया है ना। और बीजेपी वाले भी क्रेडिट जो है वो सारे वैज्ञानिकों को ही दिया है। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं करिए। मेरी प्रार्थना ये है, क्योंकि कल भी हम लोगों ने नहीं, वो तो मैंने शुरू में बोल दिया। और हाँ, अगर आपने सुना हो रत्नाकर जी, कहीं पे भी हम राजनीति से मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये बात बोली है जो आप कह रहे हैं, जुड़ा हुआ समझ करके और इस पे बात कर रहे थे और देश के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जब देश की बात आती है अमित जी, तो कोई भी राजनीति से परे और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात किया जाता है और सारे लोगों ने यही किया कल। नहीं, ये आपके शीर्ष नेतृत्व को भी, ये आपके शीर्ष नेतृत्व को भी समझना पड़ेगा सर। जो आप ये बात मुझे बता रहे हैं ना, ये आपका जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी, उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रियंका गांधी का राहुल गांधी का ट्वीट आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट आपने देखा होगा। तो मैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बात आप हमें कह रहे हैं ना कि इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मत करिए, हम नहीं कर रहे हैं सर। हम तो आपकी राय जानना चाह रहे हैं, हम तो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस पर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या राजनीति करनी चाहिए। खैर, खेमचंद जी स्पेस रिसर्च में जवाहरलाल नेहरू का जो योगदान, अच्छा जल्दी पूरा सकते ना, उसको इनकार नहीं कर सकते। और उसको हमारी पीढ़ियों को आज बताना पड़ेगा कि हमने कहां से शुरुआत की थी और कहां पहुंचे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा जागरूक है, वो सब पढ़ लेती है, सब उसको पता है। कौन से तथ्यों को प्रेषित मत करिए, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। जी ठीक है। हाँ, खेमचंद जी जवाब दीजिए। ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेना चाहती है, 2024 भी बीजेपी को नजर आ रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो या बाकी आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनका ये सीधा आरोप है। क्रेडिट दिया जाना चाहिए उन वैज्ञानिकों को, इसरो के उन वैज्ञानिकों को जिनके अथक मेहनत, उनकी क्षमता के ऊपर, उनकी क्षमता के आधार पर जो कामयाबी हासिल की है हिंदुस्तान ने, लेकिन इसका श्रेय आप ले रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। खेमचंद जी, आवाज आ रही है आपको? खेमचंद जी, आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, मुझे लग रहा है म्यूट कर रखा है आपने। हाँ, उसको अनम्यूट करिए, उसके बाद आप बोलिए। चलिए खेमचंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूं। हाँ, रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं। रत्नाकर जी जल्दी से बोलिए आप। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये कांग्रेस पार्टी ने देश के इतिहास के बारे में बताया, इसरो के इतिहास के बारे में बताया। हमने किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं किया है और हम इस गर्व के क्षण को जो है देशवासियों के साथ खुशी और उत्साह के साथ मनाए थे और मनाने का काम कर रहे हैं। हमारा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जब आप चुनाव आएगा तो उस समय करेंगे, लेकिन इस समय देश को एकजुटता दिखाने का समय था और हमने दिखाया। सारे लोगों के साथ हमने इसके सहभागी बने। हमारे जो लोग हैं वो सारे लोग सहभागी बने। हम तो इसरो के वैज्ञानिकों को हर जगह पे अपना बधाई दिए और सारे लोगों को अभिनंदन किए। इस तरह का जो ये बेमिसाल जो उपलब्धि है, देश को गौरवान्वित करने का काम किया और ये कहीं ना कहीं विश्व में हमें अपना कीर्तिमान जो स्थापित करने का काम किया। तो ये गौरवान्वित करने वाला पल था। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे थे, हम सिर्फ इतिहास के बारे में लोगों को बता रहे थे कि ये यात्रा कहां से शुरू हुई और आज हम लोगों ने आज जो ये उपलब्धि हासिल की है वो हम एक मुकाम तक आकर पहुंचेंगे और आने वाली पीढ़ियों को इस यात्रा को और आगे लेकर जाना है। एक ग्रह नहीं, कई ग्रहों पे तिरंगे को फहराना है, ऐसा हमने संदेश दिया है। ठीक है। खेमचंद जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आप मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? खेमचंद जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही खेमचंद जी। हाँ खेमचंद जी बोलिए, आपका फ्रेम भी ठीक नहीं है। हाँ बोलिए, अब बोलिए। आपने अनम्यूट किया, वहां से अनम्यूट किया आपने? नहीं आ रही आवाज, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। दिलीप जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आज जो हमने देखा ब्रिक्स समिट के दौरान कि आज ये जानकारी आई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात हुई है, कुछ बात भी हुई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं इस वक्त दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं।
अमित जी, इन दोनों देशों के रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश दोनों देशों के शीर्ष नेता भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो अजीत डोभाल साहब हैं, जो एनएसए के हेड हैं, और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी भी मुलाकातें और टेबल टॉक्स चल रही हैं। क्योंकि हमारी जो गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे इंक्रोचमेंट को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं बॉर्डर्स पर, इंडिया चाइना बॉर्डर्स पे। और अभी G20 समिट भी होना है, और G20 समिट में चाइना के प्रेसिडेंट को इंडिया भी आना है जी। तो ये कोशिश चल रही है कि ये जो समिट हो रही है, इन समिट का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हों, ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए। तो अगर 5 कंट्री किसी समिट के मेंबर हैं और उनके आपस के ही रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, तो फिर वो इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छा बनाने का संदेश बाकी दुनिया को कैसे दे पाएंगे। बिल्कुल तो ये जरूरी है कि भारत और चाइना, चूंकि नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, हमारे बॉर्डर्स मिले हुए हैं, तो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हो वो खत्म हो। और ये कॉन्फ्लिक्ट तभी खत्म होंगे जब दोनों देशों की तरफ से थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस किया जाएगा। जो बाउंड्रीज डिफाइंड हैं, उनमें इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। जो डिफाइंड नहीं है, उनकी बाउंड्रीज को डिफाइंड करके डिमार्केशन हो जाना चाहिए। और इस बात को बहुत ही कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाएगा तो ही अच्छा है। क्योंकि युद्ध इतनी छोटी सी बात पर होना नहीं चाहिए, और अगर युद्ध होता है तो वो किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो हालांकि युद्ध कोई नहीं करना चाहेगा, ना इंडिया करना चाहेगा, ना चाइना करना चाहेगा। और उम्मीद है कि 2020 से ये जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है आपस में बाउंड्रीज को लेकर के, वो इन समिट से पहले सेटल हो जाना चाहिए। हमारे डोभाल साहब भी इस बात को लेकर के लगे हुए हैं और लगातार कोशिशें चल रही हैं। हमारा जो फॉरेन डिप्लॉयमेंट है वो इस बात को लेकर के पीस टॉक पे चल रहा है। और G20 समिट में प्रेसिडेंट को इंडिया आने से पहले उम्मीद है कि ये डिस्प्यूट काफी हद तक रेशनलाइज कर दिया जाएगा। खत्म तो इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हाँ, ये उम्मीद है कि रेशनलाइज हो जाएगा और कोई डिस्प्यूट फर्दर अराइज नहीं होगा। इस बात पर एक सहमति दोनों देशों के बीच में जरूर बन जाए। ठीक है, ठीक है दिलीप जी। विनय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं? हाँ विनय जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ विनय जी, आ रही है मुझे आवाज। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो हालांकि मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है कि भाई क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, भाई इतनी बड़ी कामयाबी हमने हासिल की, तो ये वैज्ञानिकों की कामयाबी है, सरकार का इसमें क्या रोल है? इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जरूर, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो राजनीति करने के लिए आए हैं, वो कोई आध्यात्मिक मकसद से राजनीति में नहीं आए। तो निश्चित तौर पे कोई भी एक इवेंट है उसका वो पॉलिटिकल फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। पर हमको ये बात मीडिया के इस दौर में, जब सूचनाएं काफी रफ्तार से चलती है और लोगों को उस सच्चाई की तस्दीक करने की या पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझने की फुर्सत नहीं होती है, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई यात्रा है, उस यात्रा का पहला कदम क्या है। निश्चित तौर पे जवाहरलाल नेहरू एक मुश्किल वक्त में इंडिया को एक ऐसे रास्ते पे डाले जिसमें उन्होंने इंस्टीट्यूशन लीडर का रोल किया। आज जो IITs हैं, आज जो इसरो है, आज जो ब्रिक्स है, इसकी नींव और उसके लीडरशिप को कैटर करने में नेहरू जी का जरूर रोल था। हाँ, ये बात नहीं कह सकते हम कि भाजपा का कोई रोल नहीं, क्योंकि जब दूसरा परमाणु विस्फोट हुआ तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दबाव को नकार करके किया। हालांकि हमारी क्षमता पहले से थी। उसी तरह हर लीडरशिप की एक सिग्नेचर स्टाइल होती है। बिल्कुल सर, मेरे पास समय कम बचा है सर, प्लीज रत्नाकर जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। रत्नाकर जी। अमित जी, निश्चित रूप से जो ब्रिक्स के बारे में बात कर लेता हूं अभी, क्योंकि दोनों टॉपिक पे ये डिस्कशन चल रहा था। तो ब्रिक्स के बारे में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जो पांचों देश का जो समूह है, उस समूह में 41% जो है आबादी कंट्रीब्यूट करती है, और 41% आबादी में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो है 24% का इसमें सहभागिता है हमारा, और वैश्विक व्यापार में 14% की जो है हमारा प्रतिनिधित्व है। तो कहीं ना कहीं इस ब्रिक्स सम्मेलन का इस्तेमाल, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल
निश्चित रूप से हम अपने आर्थिक और व्यापारिक जो उद्देश्य से बनाया गया था इसको, उसका इस्तेमाल करके हम अपने देश के हित को साधने की पहली प्राथमिकता दें और कोशिश करें कि जो है हम यहाँ से व्यापार अपने ब्रिक्स के देशों से ज्यादा संबंध बना। सर मेरे पास समय इतना ही है। रत्नाकर जी आपका, दिलीप जी आपका और विनय जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए यह बिल्कुल तय है कि धरती से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान इतिहास रच रहा है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, क्योंकि दुनिया में हमारी धाक लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे अगर कोई है तो वो, अगर किसी की चर्चा इस वक्त है तो वो है इसरो के वैज्ञानिकों की, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखाया वो किसी ने नहीं किया। और यही वजह है कि आज वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हो, यही जो नारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं और सब एक ही बार में ये कह रहे हैं। सबका यही कहना है कि हम होंगे कामयाब। ये बात अब पुरानी हो गई है, हम कामयाब हो रहे हैं। अब इस पर हमें ध्यान देना है और आगे भी इसी तरीके के जो आगे जो मिशन है, क्योंकि अभी तो हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, अब सूरज पर जाना है, गगनयान है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर अब काम करना है। और उसके लिए भी देशवासी लगातार इसरो को और वैज्ञानिकों को इसके लिए पहले से ही बधाई दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।